गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पोस्टल बैलेट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स को एड्रेस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं पोस्टल वोटिंग लेकर आने के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि करंट प्रोसेस क्या है वोटिंग का। तो एनआरआईज को आप जो है ओवरसीज़ इलेक्टर्स के लिए अलाउ तो करते हो अगर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप हो, लेकिन वो सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकते हैं जो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस मेंशन है पासपोर्ट पर, और उनको सिर्फ इन पर्सन वोट करना ही अलाउड है और उनको अपना पासपोर्ट भी लेके आना पड़ता है। 2011 में जो है ये वोटिंग राइट जो है एनआरआईज को दिए गए, और अगर हम 2023 की फिगर देखें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ ओवरसीज़ वोटर्स रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए। अब ये पोस्टल बैलेट का आइडिया कहाँ से आया? 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक 12 मेंबर कमेटी बनाई गई ये देखने के लिए कि क्या आप पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं एनआरआई, क्या या फिर इंडियन मिशन अब्रॉड में जाके वोटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वोटिंग को और वोटिंग एट इंडियन मिशन को तो जो है वो रूल आउट कर दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन पोस्टल वोटिंग जो है वो शायद पॉसिबल हो सके, और उसमें ई पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग का भी जो है वो एक रिकमेंडेशन दिया गया। 2020 में लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया इलेक्शन कमीशन द्वारा कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट्स के थ्रू जो है वो आप अलाउ कर सकते हैं हम जो है वोटिंग देना। अब क्या प्रपोजल दिया है इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है उसके थ्रू वोटिंग की जा सकती है, और वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव की जाएगी पोस्टल बैलेट में उनकी जो है प्रेफर्ड लोकेशन पर एनआरआईज के। और ये फैसिलिटी ऑलरेडी जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो है पर्सोनल उनको दी जाती है। इंडियन एम्बेसी के मेंबर्स जो हैं या डिप्लोमेटिक मिशन के मेंबर्स हैं उनको दी जाती है। और मीडिया पर्सनस, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको भी दी जाती है। 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी दी जाती है। तो अब ईसी ने प्रपोजल ये रखा है कि अगर कोई भी जो है एनआरआई वोट देना चाहता है तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर को 5 दिन के अंदर अंदर, जब नोटिफिकेशन होती है इलेक्शन की उसके 5 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि हाँ मैं वोट देना चाहता हूँ। फिर जब वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजेंगे। एनआरआई वोटर जो है उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी प्रेफरेंस डालेंगे और एक जो है वो डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ मैंने वोट दिया है, ठीक है। और मैंने एक वोट जो है या वोट का जो है, ताकि एक प्रूफ रह सके कि हाँ इस पर्सन का वोट जो है वो काउंट हुआ है, होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉक्सो। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस को क्वैश किया है। पॉक्सो एक्ट का वो केस था जिसमें कि एक वुमेन जो है वो उसके ऊपर जो है एक्यूजेशन ये थे कि उसने एक अपने अपने ही बच्चों के साथ ऑब्सीन एक्ट किया है। तो केस ये था कि 2020 में केरला बेस्ड वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने अपने 2 बच्चों के साथ जो है वो अपनी सेमी न्यूड जो है टॉर्सो, जो पेट वाला रीजन होता है, वहाँ पर उनको पेंटिंग करना अलाउ किया था और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। तो पुलिस ने उनको उस मदर को पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज कर दिया था और कहा था कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है चाइल्ड के रिलेटिव द्वारा। वो आईटी एक्ट के प्रोविजंस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस भी लगाए गए थे। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उन्होंने बोला है पॉक्सो एक्ट तभी लग सकता है जब कोई चाइल्ड का जो रिलेटिव है वो सेक्सुअल असॉल्ट करे। अब एक मदर अपनी बॉडी पार्ट को एज अ कैनवास यूज़ करने दे रही है, इसका में सेक्सुअल इंटेंट तो नहीं दिख रहा ना कोई, ठीक है, कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है। और इसके लिए ही जो है वुमेन की जो है बॉडीली ऑटोनॉमी का भी जो है वो हवाला दिया गया। राइट टू प्राइवेसी का जो केस था केएस पुट्टास्वामी, और एडल्ट्री का केस जो जोसेफ शाइन का, उसमें भी उसके भी जो है आर्गूमेंट्स को यूज़ किया गया। और जो है अगर कोई मटेरियल जो है चिल्ड्रन को ऑब्सीन या फिर इंडिसेंट जो है एक डिपिक्शन दे रहा है या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, सिर्फ तभी जो है ये प्रोविजंस ऑफ एक्ट लग सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये एक मदर जो है वो अपनी बॉडी यूज़ करने दे रही है अपने चिल्ड्रन को, तो इसमें कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, ठीक है। अब ऑब्सीनिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बैंडिट क्वीन का जो केस था 1996 में मूवी का, उसमें भी कहा था कि ऑब्सीनिटी जो है वो कोई सोशल रियलिटी दिखाते हुए अगर कुछ जो है प्रेजेंट की जा रही है न्यूडिटी, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्सीन है। एक न्यूड पिक्चर हमेशा ऑब्सीन नहीं होगी जब तक वो फीलिंग्स अराउज ना करे, ठीक है। अब
केरला हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि न्यूडिटी और ऑब्ससीनिटी दोनों सिनोनिमस नहीं है। अब आपने कई बार स्टैच्यूज़ मुराल्स देखे होंगे जो एंशिएंट टेम्पल्स में हैं, जिसमें कि जो है ये न्यूडिटी बहुत दिखाई जाती है, बट उनका इंटेंट जो है वो सेक्सुअल इंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिफरेंस बिटवीन न्यूडिटी और ऑब्ससीनिटी को जो है हमको समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो हर केस आप जो है जहाँ पर भी बॉडी जो है अगर जो है शो हो रही है, उसको आप जो है ऑब्सीन नहीं मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट है क्या। तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2012 में ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, एक चाइल्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से। इसमें पनिशमेंट रखी गई है चिल्ड्रन को किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। चाइल्ड को इसमें ना तो गर्ल देखा जाता है ना तो बॉय देखा जाता है, एज अ चाइल्ड देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें हर तरह के जो है वो ऑफेंसेस को डिफाइन भी किया गया है, टच बेस्ड, नॉन टच, पेनिट्रेटिव, पोर्नोग्राफिक्स, हर तरह के। और पॉक्सो एक्ट जो है उसमें आपको जो है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिंसिपल नहीं अब यहाँ पर दिखेगा। इसमें अगर कोई अक्यूज़ है तो उसको खुद को प्रूव करना पड़ता है कि मैं जो है वो इनोसेंट हूँ, तब तक उसको गिल्टी ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 5 लाख एकड़ जो है वो इस बार हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड जो है पैडी कल्टीवेशन का वो जो है वो प्रमोट करेंगे और अचीव करेंगे इस खरीफ सीज़न में। तो ये ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी इसको हम कहते हैं, वाटर सेविंग मेथड है। इसमें जो है जो पैडी है उसको डायरेक्टली जो है वो फील्ड के अंदर ड्रिल किया जाता है, इससे ग्राउंड वाटर बचता है। फार्मर्स जो है वो जो है उनको प्री सोइंग करने के बाद जो है वो ये पैडी को जो है सो करना होता है। ड्राई फील्ड में वो नहीं सो करते हैं, वो पहले ही उसको प्री इरीगेटेड जो है आपका जो पैडी है उसको जो है वो सो करते हैं। और इससे ऑफ कोर्स होगा क्या कि उनको वाटर सेविंग होती है, लगभग 12 से 35% तक जो है वो वाटर मैनेजमेंट जो है वो अच्छी हो जाती है अगर आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करते हो तो। और क्योंकि आपको जो ट्रेडिशनल वाटर इंटेंसिव मेथड अगर आप देखोगे तो राइस सीडलिंग्स को जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है एक नर्सरी से वाटर लॉग्ड फील्ड्स में, लेकिन इस केस में जो है प्री सोन जो है प्री सोइंग इरिगेशन जो है वो पहले ही कंप्लीट कर ली जाती है, और जो है फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो इसको राइस को लगा देते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं बीटल, नेक्स्ट टॉपिक बीटल ग्यूज़। बीटल ग्यूज़ आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेड सुपर जाइंट स्टार जो कि लगभग 724 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, और वो 50% ब्राइटर देन यूजुअल हुआ है। क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ये कह रहे हैं कि वो अब एक्सप्लोड होने वाला है, और एक वायलेंट सुपरनोवा जो है विद इन 10 ऑफ ईयर्स जो है वो एमिट करने वाला है। तो बीटल ग्यूज एक रेड सुपर जाइंट स्टार है जो कि ओरियन कॉन्स्टलेशन में पड़ता है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स है, लगभग 650 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन स्टार्स है। पीरियोडिक डिमिंग और ब्राइटनिंग अप के लिए ये बहुत ही जो है वो फेमस है। अब हम देखते हैं सुपरनोवा होता क्या है। सुपरनोवा ही होने वाला है ना इसका कुछ सालों में। सुपरनोवा एक नेम जो है वो दिया गया है जब कोई मैसिव स्टार बहुत ही तेज़ी से एक्सप्लोड होता है। तो अब दो ये लार्जेस्ट एक्सप्लोजन होती है जब भी स्पेस में जितनी भी एक्सप्लोजन्स होती हैं उनमें जो ये सुपरनोवा की जो इवेंट होती है वो लार्जेस्ट होती है। टाइप 1 सुपरनोवा वो क्या होता है कि कोई स्टार जो है वो अपने नेबर का नियर बाय मैटर जो है वो अक्यूमुलेट करने लग गया है, उसके वजह से जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और वो इग्नाइट हो गया। टाइप 2 सुपरनोवा क्या होता है, स्टार जो है अपना खुद का न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो ख़त्म कर चुका है और वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होके जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है। जब भी एक्सप्लोजन होती है ये इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट करती है जितनी हमारा सन अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं एमिट कर सकता है। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स भी होता है यूनिवर्स में, और लगभग सुपरनोवा जो है वो हर 50 साल में गैलेक्सी में हमें देखने को मिलता है, मिल्की वे गैलेक्सी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेमिथाइल ईथर। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक 100% डीएमई फ्यूल्ड इंजन बनाया है। और डाइमिथाइल ईथर होता क्या है, एक सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव है डीजल का, जिसको
स्पेशली डिज़ाइंड कंप्रेशन डिग्निशन डीजल इंजन्स में यूज़ किया जा सकता है। इसको इंडिजिनसली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कई कंट्रीज़ ऑलरेडी कर भी रही हैं अपने व्हीकल्स को पावर करने के लिए, जैसे जापान, यूएस, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क एंड कोरिया। एक वाइबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है ये, और बहुत ही कम ये लो पार्टिकुलेट और सूट एमिशंस भी करता है। अब अगर हम देखें डाईमिथाइल ईथर, तो इसके जो है सीटीन नंबर, जिससे कि फ्यूल की इग्निटेबिलिटी देखते हैं, वो बहुत हाई होती है। अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ये कलरलेस गैस रहता है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो इसको केमिकल इंडस्ट्री में एज अ एरोसोल प्रोपेलेंट भी यूज़ किया जाता है, और इसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में डाइज और प्लास्टिक प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर समृद्धि। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स ने एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है सागर समृद्धि। ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि मॉनिटरिंग रिजीम को टाइटन किया जाएगा। गवर्नमेंट के वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट ने इसको बनाया है, और इस जितनी भी फ्यूचर मॉनिटरिंग होगी मेजर पोर्ट्स की, वो सागर समृद्धि मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ही की जाएगी। इससे डेली मंथली प्रोग्रेस भी विजुअलाइज की जा सकती है, और मल्टीपल इनपुट रिपोर्ट्स जिससे जनरेट की जा सकती हैं। अब ड्रेजिंग क्या होती है, ड्रेजिंग के लिए क्यों इसको जो है वो बनाया जा रहा है, तो ड्रेजिंग बेसिकली आपकी सेडिमेंट्स और डेब्री की जो है रिमूवल की जाती है वाटर बॉडीज़ में से। किसी भी तरह की वाटर बॉडी हो सकती है, लेक, रिवर, हार्बर, किसी भी तरह की, और ये रूटीन नेसेसिटी होती है, ताकि सेडिमेंटेशन जो होती है आपके जो किसी भी लेक में, रिवर में, हार्बर में, उसको जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो सैंड और सिल्ट जो है वहाँ पर भरने लगेंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो फर्स्ट ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं। मिशन कर्मयोगी का ये पार्ट है। इसमें सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कोलैबोरेट करेंगे, और कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन आपको याद होगा ना, मिशन कर्मयोगी का ही पार्ट है। तो लगभग 1500 के करीब रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के जो है सिविल सर्वेंट्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पैनल डिस्कशंस होगा, और सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है जो भी रिलेटेड कंसर्न्स हैं उस पर डिस्कशन की जाएगी। अब मिशन कर्मयोगी है क्या, तो सिविल सर्वेंट्स को जो है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कराने का एक मिशन है। क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव सिविल सर्विसेज इंडिया में कैसे बनाई जाए, उसके लिए एक मिशन चलाया गया है कि फ्यूचर रेडी हम अपने सिविल सर्वेंट्स को कैसे कर सकते हैं। तो 4 न्यू बॉडीज़ क्रिएट की गई हैं इसमें। प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, एक कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और एक कोऑर्डिनेशन यूनिट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैक्टिकल लैंड रेडियो। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कहा है कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ उन्होंने डील फाइनल की है, जिससे कि इंडिजिनसली डेवलप टैक्टिकल लैंड रेडियो बनाया जाएगा। ये सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है जो आईडेक्स के अंदर जो है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने जो है वो साइन किया है, अगर कह सकते हो आर्मी ने साइन किया है। तो टैक्टिकल लैंड रेडियो जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई बैंडविथ वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट होता है, जो कि रिलायबल और फेल सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें एनहेंस्ड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लॉन्ग रेंज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हाई बैंडविथ कम्युनिकेशन का ये जो है प्रोविज़न होता है इसमें। सेफ्टी फीचर्स बहुत एनहेंस्ड होते हैं, और ये लगभग 48 आवर्स तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो काम कर सकता है। अब अगर हम आईडेक्स देखें, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो ये 2018 में जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए। इसमें जो है होगा क्या कि लीडिंग इंक्यूबेटर्स के साथ जो है आईडेक्स पार्टनर करता है, और फंडिंग सपोर्ट भी देता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें होगा क्या कि आपके जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज़ को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को, ताकि जो है इंडियन डिफेंस से रिलेटेड या इंडियन जो है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत है, प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक, वो सब जो है आईडेक्स के अंदर दिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने जीआई टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट जो है वो विजिटिंग डेलीगेट्स जो हैं G20 नेशंस के, उनको गिफ्ट देने का जो है वो डिसाइड किया है। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट क्राफ्ट्स हैं इंडिया में, और इसको वाराणसी में
जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। एक पर्शिया का आर्ट फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उनको कलर किया जाता है, और सिटी ऑफ वाराणसी में इसको पर्शियन जो है एनामलिस्ट द्वारा लाया गया था मुगल एरा में। और एक इसमें जो है, अब वाराणसी में इसको जनरली ज्वेलरी और होम डेकर आइटम्स के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत सिंपल टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक सलाई और कलम और टकल, ठीक है। तो अब कई तरह का ये आपके क्राफ्ट देखने को मिला है। एक रंग खुला मीना जिसमें कि गोल्ड आउटलाइंस की जाती हैं, और उन गोल्ड आउटलाइंस को एक्सपोज करके उनके ऊपर जो है कलर यूज़ किया जाता है। पंचरंगी मीना जिसके अंदर ऑफ कोर्स 5 कलर्स यूज़ किए जाते हैं। गुलाबी मीना में सिर्फ पिंक कलर डोमिनेट किया जाता यूज़ किया जाता है। और वाराणसी जो है वो गुलाबी मीनाकारी के लिए बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैप्टागन पिल। ये सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है सीरिया को अरब लीग में रीइंस्टेट कर लिया गया है, और ट्रेड ऑफ कैप्टागन पील्स के ऊपर जो है डिस्कशंस अब शुरू हो चुकी हैं सीरिया के साथ। क्यों शुरू हुई हैं? क्योंकि सीरिया में मोस्टली ये कैप्टागन पिल बनाई जाती है, जो कि एक हाईली एडिक्टिव एम्फेटामाइन टाइप ड्रग है। इसको कमर्शियली भी कई कंट्रीज़ में जो है वो सेल किया जाता रहा 1980s तक, लेकिन इसको फेयर ऑफ एडिक्शन की वजह से इसको बैन कर दिया गया। अब होता क्या है कि ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी एक की बूस्ट देता है। किसी को अगर बहुत लंबे टाइम तक जो है वो जागना है तो उसके लिए जनरली लोग इसको यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं रादर। और ये ब्लड में लगभग 36 आवर्स तक रहता है। पीक इफेक्ट इसका 1 से 3 घंटे के बाद कंजम्पशन के जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग डेथ भी हो सकती है इसमें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से शूट अप कर जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is postal ballots. This topic is important for your governance section. So while addressing a group of trainee Indian Foreign Services officers, Chief Election Commissioner of India has said that Election Commission is preparing for postal voting for non-resident Indians. So currently we have this procedure where NRIs are allowed to register as overseas electors as long as they have not acquired the citizenship of any other country, and they can vote only in that particular constituency where they have uh, which is his or her place of residence as per their passport. They can only vote in person. They do not have the option of proxy voting also, and they will have to produce the passport in original. And this provision also was introduced in 2011, and currently the number of total overseas voters stand at about 1.15 lakh. So how did this idea of postal ballot come then? After 2014 Lok Sabha elections, the 12-member committee studied the matter, and it basically studied if we can explore the postal voting, voting at Indian mission abroad, or online voting procedures. But of course, the last two were eliminated because they were not feasible. But in 2015, the panel recommended that NRIs can be given the uh, option of e-postal ballot and proxy voting. But in 2020, the Election Commission recommended to the Law Ministry that NRIs can be allowed to vote through postal ballots. So what has been proposed by EC? So EC has said that we can extend the already existing electronically transmitted postal ballot system facility to these voters, which will allow them to cast their vote on an electronically received postal ballot from their preferred location. Currently, it is already being used by members of armed forces, members of Indian embassy, voters on election duty, etc. And any NRI who is interested to vote has to inform the returning officer within 5 days from the notification of election that he or she is willing to vote. Then the returning officer will dispatch this ballot paper electronically, which will have to be downloaded by the voter, and mark the preference on the printout and send it back to the returning officer. This would also be sent with the declaration that we have, of course, voted, and it has to be submitted where the NRI is resident. So the next topic is POXO. This topic is important for your social issues. So Kerala High Court has recently quashed a case under POXO Act against a woman who was accused of subjecting her children to an obscene act. So what had happened is, in 2020, a Kerala-based women rights activist
showed a video of her two children painting her on her semi-nude torso region. Okay, so that video was also posted on social media. So the provisions of IT Act and Juvenile Justice Act were also invoked. So it was charged that the lady had committed sexual assault on her child. So the provisions regarding sexual assault by a child's relative were invoked, and it was said that it is similar to using children for pornographic purposes. Okay, but the Kerala High Court has given the verdict that this POXO Act provisions can only be invoked if there is sexual assault, and for sexual assault, the essential ingredient to it is sexual intent. There is nothing wrong with a mother who is allowing her body to be used as a canvas by her children to paint. Is to And the purpose is to sensitize them. Of course, there is no sexual intent involved here. So the material that depicts children in an obscene or indecent act or sexually explicit manner, only then these provisions of POXO Act can be invoked. So we have to understand the definition of obscenity and nudity, and we have to understand that they are not synonymous. Even the Supreme Court in 1996, while hearing the case of Bandit Queen movie, said that a nude picture cannot always be called obscene, because unless it is arousing feelings of sexual desire, it cannot be called as obscene. Okay, we have several murals, statues, or art of deities where nudity has been shown, but the purpose is not of sexual intent. Okay, so the POXO Act was initiated, or rather, it came into force in November 2012 after the Ministry of Women and Child Development introduced this act, and it protects a child from sexual assault, sexual harassment, and pornography. And the punishment for exposing children to any kind of sexual offense is mentioned under POXO Act. It's a gender neutral law. It does not recognize the difference. It does not discriminate between a girl and a boy child. Okay, so it defines various type of offenses, and unlike other laws, the provision of innocent until proven guilty is not applicable here. The person who is accused of by a child in this complaint is assumed to be guilty until, of course, the accused person proves himself to be innocent. So the next topic is direct seeding of rice. This topic is important for the environment section. Punjab government has set a target of 5 lakh acres to be sown under the direct seeded rice method of paddy cultivation this kharif season. This method is also called the broadcasting seed technique, and it's a water saving method of sowing paddy. Seeds are directly drilled into the fields in this method, and it also saves groundwater, because unlike traditional water intensive methods, rice seedlings are in which rice seedlings are transplanted from a nursery to waterlogged fields. Under this technique, farmers have to sow paddy only after pre-sowing irrigation. Okay, so the first level, or the first phase of using excessive water is eliminated here, and they are not um, these these paddy is not sown in dry fields, unlike in traditional method. So that's why there is about 12 to 35% of water saving under this method. Okay, so the next topic is Betelgeuse. This topic is important for your science and tech section. Betelgeuse is a red supergiant star which is at a distance of about 724 light years from Earth, and it is nearly 50% brighter than usual currently, and it is being expected that within some years it will, of course, explode. And Betelgeuse is a red supergiant star, which is, of course, a part of Orion constellation, and it is one of the largest known stars. And it measures about 700 million. It measures about more than 700 million miles in diameter and 764 times as large as the sun. And it is very popular for its periodic dimming and brightening up. But what is this supernova event? Supernova is basically an explosion of a massive star, and it is the largest explosion that takes place in space. Under the type 1 supernova, the star accumulates matter from the nearby neighbor, and until it, of course, generates a nuclear reaction which ignites. And in a type 2 supernova, star runs out of nuclear fuel and it collapses under its own gravity.
Okay, so it emits more energy in a few seconds than our sun will radiate in its lifetime, and they are also the primary source of heavy elements in the universe. On average, a supernova will occur once every 50 years in a galaxy the size of Milky Way. Okay, so the next topic is dimethyl ether. This topic is important for your science and tech section. So researchers at IIT Kanpur have developed a 100% dimethyl ether fueled engine with a mechanical fuel injection system. So of course dimethyl ether is a synthetically produced alternative to diesel, and it can be produced indigenously, and it is already being used in several countries like Japan, US, China, Sweden, etc. And these DME fueled engine, they emit extremely low particulate and soot emissions, and it can become a viable alternative fuel and engine technology to adapt uh, as compared to conventional diesel engines. So this dimethyl ether has a very high cetane number, which is of course a measure of fuel's ignitability. Under normal atmospheric conditions, it's a colorless gas, and it is used extensively in the chemical industry as an aerosol propellant, and it is also used to produce dyes and plastics. So the next topic is Sagar Samriddhi. This topic is again important for your governance section. Union Minister of Ports has recently launched an online dredging monitoring system called Sagar Samriddhi, which is an online dredging monitoring system which aims to tighten the monitoring regime for dredging contracts and to focus on monetizing dredged material also. So it is a part of the government's effort to expedite the waste to wealth initiatives, and it has been developed by National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts, and all future monitoring of the major ports will be done through this system, and it will aid in daily and monthly progress visualization also. So what is dredging? So basically removal of sediments and debris from the water bodies, from the bottom of these water bodies is called dredging, and it's a routine necessity in waterways around the world because of sedimentation, which gradually fills channels and harbors. So the next topic is National Training Conclave. This topic is important for our governance section. PM Modi will inaugurate India's first national training conclave at the Pragati Maidan, and it is a part of Mission Karm Yogi, whereby collaboration among civil services training institutes will happen. This conclave is being hosted by Capacity Building Mission. More than 1,500 representatives will participate in this conclave, and civil servants from central government departments, state governments, and local governments will also participate under 8 panel discussions to focus on key concerns related to civil services training institutes. So, what is Mission Karm Yogi? So, of course, the aim of this mission is to prepare civil servants for the future and make them more creative, constructive, and innovative. So, this unique program will help to lay the foundation for civil servants in the country, and they will be more focused on on-site learn. So the aim, of course, of Mission Karm Yogi is to make our future civil servants more focus on on-site learning and complement it with off-site learning also. So there are 4 bodies under Mission Karm Yogi which have been created: Prime Minister's Public Human Resources Council, a capacity building mission, a special purpose vehicle which will of course own the and operate the digital assets for online training, and a coordination unit which will be headed by the cabinet secretary. So the next topic is tactical radio. This topic is important for your security section. Indian Army has recently said that they have sealed a deal with a Bangalore-based company to procure indigenously developed tactical land radio. This is the second contract that Army has farmed up under the IDEX framework. So, what is tactical LAN radio? It's a state-of-the-art, high bandwidth, backhaul wireless radio equipment, which provides reliable and fail-safe communication, and it provides long-range point-to multi-point high bandwidth communication with enhanced safety features, and it can operate continuously for 48 hours. Okay, so what is IDEX? So IDEX is the flagship initiative of Defense Ministry, launched in April 2018 to achieve self-reliance and foster innovation in the defense and aerospace sector by engaging industries including MSME, startups, individual innovators, R&D institutes, and academia. And under IDEX, financial support is basically provided to startups, MSMEs, individual innovators, and partner incubators through the uh,
DIO, that is the Defense Innovation Organization, to help them to initiate research and innovation for the defense and aerospace sector and the need of their product and certain products. Okay, so the next topic is Gulabi Meenakari handicraft. This topic is important for your art and culture section. Uttar Pradesh state government has decided to gift GI tagged Gulabi Meenakari handicrafts to the visiting delegates from G20 nations. So Gulabi Meenakari handicraft is one of the rarest crafts in India, which is practiced by the lanes of Varanasi near Gai Ghat. It is an art form from Persia, and it involves coloring the surface of metals. It was brought to the city of Varanasi by Persian enamelists, and it is practiced on generally jewelry and home decor items. Okay, so Meenakari work uses very simple tools like salai, kalam, and takal, and this craft can be found popularly in three forms: Ek Rang Khula Meena, which means only gold outlines are exposed and a single transparent color is used, and Panchrangi Meena, in this case, five colors are used for making this craft. In Gulabi Meena, of course, pink is the dominant color, and Varanasi is highly popular for this Gulabi Meenakari. So the next topic is Captagon Pill. This topic is important for your social issues. So after reinstatement of Syria as a member of Arab League, now the discussions regarding trade of Captagon pills have also started with them. Why with Syria? Because it is generally this Captagon pill is produced mainly in Syria. It's a highly addictive amphetamine type drug which was commercially sold rather until 1980s, but later on it was banned due to fears of its highly addictive nature. So what does this amphetamine based drugs do? So they stimulate central nervous system, they give a boost of energy, and the person can stay awake for longer period of time after consuming it, and it can stay in the blood for about 36 hours, but its peak effect occurs after 1 to 3 hours of consumption, and its effects can last as long as 12 hours. So what are the side effects? So of course they can cause loss of appetite, weight, heart problems. They can also cause high body temperature, etc. So for that, of course, it was banned. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.